नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। दिन हो जाते हैं मिले हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्यान आपका नहीं रहता। सुनील जी को हमेशा आपका ध्यान रहता है। तो आज मैं 7 क्वेश्चंस के साथ आई हूँ, 7 सवालों के साथ आई हूँ। 7 सुर होते हैं, 7 जन्म कहा जाता है। ऐसे ही जैसे सतरंगी पींग है ना, 7 रंगों की बात होती है। ऐसे ही 7 सवालों के साथ आई हूँ। अब इतने दिनों बाद आते हैं तो फिर सुनील जी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे ना। बाकी ये जो नंबर है, अपॉइंटमेंट नंबर, ये आपके लिए लिखे गए हैं। आप कॉल कर सकते हैं सुनील जी को और उसी पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी। बाकी टिप ऑफ द डे का क्या कहें, आज टिप्स ही टिप्स हैं। इस पूरे एपिसोड में ही आपको टिप्स मिलेंगी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर मैं पूछती हूँ पहला सवाल। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मुनीत जी। नमस्ते जी। तो सुनील जी, मेरा जो पहला सवाल, आज 7 सवाल लेके आए हैं। तो जो पहला सवाल है वो है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन एक चीज़ जो रह गई, मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ जो व्यूअर्स हैं हमारे, कि ये जो 7 सवाल हैं ये कमेंट्स के बीच में से लिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं ये वो सवाल हैं, यानी ये आप ही के सवाल हैं जो मैं पूछ रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, यूज्ड कपड़ों का क्या करें? जी, आपने 7 चीज़ें तो बताई पुनीत जी, 7 अजूबे नहीं आपने बोले। अजूबे भी 7 ही हैं जी। सो पहला प्रश्न आपका है, यूज कपड़ों का क्या करें? जो यूज कपड़े होते हैं, जो छोटे हो जाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो जो कपड़े हैं आपके, ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मरकरी, जब आप कपड़ा लेके आए, मरकरी जब कोई डिज़ाइनर कपड़ा खरीदते हैं तो वो शुक्र, नॉर्मल कपड़े खरीदते हैं वो है मरकरी यानी कि बुध। सो जब ये कपड़े छोटे हो जाते हैं, आप यूज़ नहीं करते हैं, तो इन कपड़ों को आपको उस इंसान को देना जो इसको यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा आप बेगर्स को दे रहे हैं। बेगर्स को क्यों मैं मना करता हूँ हमेशा। बेगर्स को आप कभी भी देखिए, कभी भी वो आपको कभी भी नए कपड़े में, साफ सुथरे कपड़े में कभी नहीं दिखेंगे। वो आपको दिखेंगे पुराने गंदे फटे कपड़ों में दिखेंगे, और वो कपड़ों का आगे वो कपड़ों को सेल करते हैं। चलो वो उनकी बात हुई, लेकिन कपड़ा जो आपका यूज़ हुआ होता है वो, क्योंकि आपके कपड़े आपकी एनर्जी कैरी करते हैं। जिस इंसान की एनर्जी कैरी हो रही होती है, वो कपड़ा अगर आप किसी ऐसे इंसान को देते हो जो कार्मिक हो, जो काम करने वाला हो, फ्री ना बैठने वाला हो, उसको दीजिए। बच्चों के कपड़े हैं तो छोटे बच्चों को दीजिए। नेचुरली छोटे बच्चे काम नहीं करते, लेकिन बच्चों को दे सकते हैं। आप अपनी रिश्तेदारी में भी छोटे बच्चों को, अपने छोटे बच्चों के कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो अपनी रिश्तेदारी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन होती है कि बेगर्स को आप वो कपड़े मत दीजिए। लेके देना ही है, बेगर को कुछ करना ही है तो नया कपड़ा लेके दीजिए। लेकिन यूज्ड कपड़ा जो आपकी फैमिली के मेंबर की एनर्जी कैरी किए हुए है, उसको आपको बेगर्स को नहीं देना। बाकी उसको आप अपने रिश्तेदारी में, अपने सर्कल में जो आपसे आसानी से ले ले, अपने घर में आपकी कोई मेड आती है, कोई सर्वेंट आता है, या कोई सफाई के लिए आता है, कोई भी व्हाटएवर, आप उनको दे सकते हो। तो पहला जो सवाल पूछा था उसका एकदम क्विक आंसर जो है वो आ गया है। अब दूसरा सवाल जो है वो कहता है कि जो मेरा भी सवाल है और दर्शकों का भी, घर की बरकत के लिए क्या करें? घर की बरकत के लिए पुनीत जी बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था आपसे, आज क्वेश्चन में भी आई है, बहुत बार कोशिश भी की इसका आंसर देने की, लेकिन किसी ना किसी वजह से भूल जाता था। जो लोग खाना जूठा छोड़ते हैं, ये प्रैक्टिकल आजमाई हुई चीज़ है। कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ना ही कोई कहीं से उठाया हुआ ये नॉलेज है या ज्ञान है। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं रोज़मर्रा की लाइफ में डे टू डे देखता हूँ। मैक्सिमम अगर मैं 100 बंदों का सर्वे करूँ, 100 में से 90 इंसानों का जवाब क्या आता है कि हमारे घर में बरकत नहीं है। और मेरा क्वेश्चन क्या होता है कि आप खाना खा के जूठा तो नहीं छोड़ते? और मैक्सिमम लोग खाना जूठा छोड़ते हैं। जिनका खाना जूठा छोड़ा जाता है, जिनके प्लेट में खाना बचता है और वो खाना वेस्ट जाता है, उनके घर में बरकत नहीं टिकती। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग जूठा खाना जानवरों को डालते हैं, कई बार क्या होता है, खाना बचता है तो क्या करते हैं, डॉगी को डाल देते हैं, बाहर कुत्ता उसको डाल देते हैं। अच्छा, जो बचा वो गाय को डाल देते हैं। उनके घर में बरकत कभी नहीं टिकेगी, नेवर। हम शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं कि जो पहली रोटी है गाय के लिए निकालो, फिर कौवे के निकालो, फिर कुत्ते की निकालो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की। हम बहुत मॉडर्न हो चुके हुए हैं, इतने एडवांस हो चुके हुए हैं। हमारा यूथ जो है इतना एडवांस हो चुका हुआ है कि वो संस्कारों को धीरे धीरे वैनिश करता जा रहा है। अंग्रेज बाहर से आके यहाँ पे भारत में आके हमारे ही ज्ञान को लेके वो अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, और हमारा जड़ों के अंदर जो ज्ञान था, जो शास्त्र थे, वो हम भूलते जा रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, मोबाइल यूज़ करना सिखा रहे हैं, मोबाइल सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ संस्कृति
वो मिसिंग हो रही है। तो हो क्या रहा है, आज आप जो पेरेंट्स करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। बड़ी सिंपल सी, बड़ी क्लियर सी बात है, जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। और अगर पेरेंट्स खाना जूठा छोड़ रहे हैं तो बच्चे भी छोड़ रहे हैं। अगर बच्चा खाना छोड़ रहा है जूठा तो उसका खाना बाहर जाके जानवर को खिलाया जा रहा है। जानवर को कभी भी जूठा खाना मत खिलाइए, अगर बरकत अपने घर की बचानी है तो। आपको कोई अगर जूठा खाना परोसे अपना, क्या आप खाएंगे? जानवर तो बेजुबान है, उसको तो कुछ पता नहीं है, जो आप डालोगे वो खा लेगा। बट कहीं ना कहीं आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, कहीं ना कहीं कार्मिक आपका ऋण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो जानवर होते हैं, खास करके जो पेट्स होते हैं, वो कुंडली के छठे भाव से देखे जाते हैं। और छठा भाव जो है वो जानवरों का भी है, चींटियों का भी है, जो एंट्स हैं उनका भी है। तो जूठा खाना, स्पेशली जो आपका बचा हुआ खाना, पहले तो खाना उतना लीजिए जितना खत्म करे, क्योंकि आप एक सिन क्रिएट कर रहे हैं, आप एक पाप क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स फूड। और जिसका फूड बहुत खराब होता है उसका चंद्र पीड़ित रहता है, और जिसका चंद्र पीड़ित होता है उसका लिक्विड कैश का हमेशा ट्रबल रहता है। उसके हमेशा पेमेंट्स उसको फंसी नजर आएंगी, मेरी पेमेंट फंस गई, मेरी पेमेंट फंस गई। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो रूट को ठीक कीजिए, खाना जूठा मत छोड़िए, जूठा खाना जानवरों को डालना बंद कीजिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके घर की बरकत को ऐड ऑन करेंगी। तो बरकत चाहिए तो खाना जूठा नहीं छोड़ना और खाना जूठा खिलाना भी नहीं। तो तीसरी जो बात है वो है एक्वेरियम कहाँ रखें? जी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक्वेरियम घर के अंदर, पहले तो वहम था कि एक्वेरियम घर के अंदर रखें या ना रखें। मैं आपका वहम क्लियर कर दूं कि एक्वेरियम घर के अंदर रखा जा सकता है, डेफिनेटली रखा जा सकता है। और एक्वेरियम जो होता है ये आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाता है। दो चीज़ें हैं इसमें, दो तरह की मछलियाँ आती हैं। जिसके घर में किसी इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, वो गाली गलौज करता हो, वो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर क्रिएट करता हो, वो लो जाति वाली मछलियाँ रखेंगे। स्लो बोलते हैं उनको। आप अगर दुकान से पूछेंगे तो आपको दोनों जातियों के बारे में बता देंगे कि कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है। जिनके घर में बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव है, और हाई एनर्जी किस चीज़ की है? नेगेटिविटी की, तो ऐसे लोग स्लो वाली फिशेस की जाति रखें। और जिनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, सुस्ती पड़ी रहती है, बच्चे काम नहीं करते, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या दिल करता है कि सारा दिन बेड पे लेटे रहें, तो उस केस में आप रखिए फास्ट वाली प्रजाति। ये दो तरह की प्रजातियां हैं, दुकानदार आपको क्लियर बता देगा कि कौन सी प्रजाति की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार लोगों को नहीं पता था। ये तो हो गया कि एक्वेरियम रखना जरूरी है, अब रखें। दूसरा, एक्वेरियम रखे कहाँ पे? एक्वेरियम रखने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो जगह है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है। इसमें आप एक्वेरियम रख सकते हैं। कभी भी गलती से भी साउथ ईस्ट में एक्वेरियम मत रखिए। रीजन बीइंग, साउथ ईस्ट जो है ये आपका फायरी जोन है। यहाँ पे ये जो साउथ ईस्ट है, ये पर्टिकुलरली ये वो कॉर्नर है जहाँ पे फायर रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो हैं लोग जो वास्तु करवाते हैं उनका मैक्सिमम किचन यहाँ पे होता है, क्योंकि लेडी की इंटायर 75% ऑफ द लाइफ अपने किचन में निकलती है। तो ये साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है यहाँ पे एक्वेरियम कभी मत रखिएगा। साउथ वेस्ट में भी आपको पानी वाला कोई भी सोर्स नहीं रखना, खास करके एक्वेरियम। डायरेक्शन कौन सा बचा? एक बचा आपका नॉर्थ ईस्ट, एक बचा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कोई रास्ता ना बन रहा हो तो नॉर्थ वेस्ट में एक्वेरियम रखा जा सकता है। नंबर 3, मछलियां कितनी रखनी चाहिए? जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट हैं, 2 छायाग्रह हैं, आपको 7 रंग की मछलियां रखनी है, प्लस 2 वो रंग जो राहु और केतु के हैं। एक ब्राउन रखिए, एक ग्रे रख लीजिए। तो ये 7 जो कलर्स हैं, शनि का आपको पता ही है, ब्लू रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, जो शुक्र है वाइट है, चंद्र का वाइट है, सूर्य का रेड रखिए, ऑरेंज रखिए, उसके बाद बुध है उसका ग्रीन रख सकते हैं, जुपिटर का येलो रखिए। ये मतलब कहने का 7 रंग। और आपके जो 2 एक्स्ट्रा प्लैनेट्स हैं, जो राहु और केतु जो छाया प्लैनेट हैं, इनके लिए 2 अलग से कलर रखिए। यानी कि 9 रंग की मछलियां आपके घर के अंदर होनी चाहिए। ये आपके सभी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट है। जिनकी जो ग्रह आपको कुंडली में बताया जाए, कोई आपको बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजर कि आपका ये ग्रह खराब है, आप उस मछलियों को फीड करिए। कहीं ना कहीं वो रंग वाली मछली भी खाना खाएगी जो आपका प्लैनेट खराब है, उससे भी प्लैनेट बैलेंस होते हैं। तो फिर मुझे लगता है एक्वेरियम वाला मसला भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चौथी बात ये है कि एक बात फिर कपड़ों पे है, लेकिन सवाल ये दूसरा है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं, उनके कपड़े जो है वो उनका क्या करें? देखिए पुनीत जी, ये एक ना सेंसिटिव मैटर है। क्यों सेंसिटिव मैटर है? बिकॉज कभी कोई इंसान जब चला जाता है तो फैमिली मेंबर्स बड़े इमोशनली अटैच होते हैं, यादें होती हैं, बहुत यादें होती हैं। वो चीज़ें इंसान अपने पास रखता है। जब मेरे मदर भी गए थे तो मैंने भी उनकी कुछ चीज़ें अपने पास रखी थी। खैर अब तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तब मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना नया था, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन शास्त्रों की अगर बात करूं तो मेंशन है कि वैसे कपड़े घर पे नहीं रखे जाते, उनके कपड़े घर पे नहीं रखे जाते, ये किसी को यूज़ करने के लिए दे दिए जाते हैं। स्पेशली अगर आप जाते हैं वहाँ हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पे मांगने वाले लोग बैठे होते हैं।
वो कपड़े बेगर्स को दिए जा सकते हैं। हाँ, इमोशनली कनेक्टेड है, ये आपका खुद का विवेक है, आपकी खुद की सोच है, खुद की समझ है कि उनको देने हैं या आश्रम में देने हैं, वो आपकी सोच है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, तो ये कपड़े आप उनको दे सकते हैं, स्पेशली जो लोग धार्मिक जगह पे बैठ के अपने रूटीन के लिए, रोटी के लिए जो मांग रहे हैं, यानी कि बेगर्स जो हैं। हरिद्वार जब लोग जाते हैं, कुछ फाइनल रिचुअल्स होते हैं करने के लिए, तो वहाँ दिए जा सकते हैं। नंबर 2, ये कपड़े आप आश्रम में दे सकते हैं। ये कोई ऑर्फनेज हो बच्चों का, वहाँ दिया जा सकता है, वृद्धाश्रम हो वहाँ दिया जा सकता है, अंध विद्यालय हो वहाँ दिया जा सकता है, और कुष्ठ आश्रम होते हैं वहाँ दिया जा सकता है। वहाँ पे आप ये कपड़े दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े ऐसे लोगों के नहीं रखे जाते जो दुनिया से चले जाते हैं। कोई एक आप लगता है कि आपकी याद है, कनेक्टेड है, पेरेंट्स होते हैं कई बार हमारे, तो उनका कुछ एक आधा चीज़ आप रख सकते हैं, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा कपड़े ना रखें। उनके सामान, बहुत ज़्यादा सामान घर पे नहीं होना चाहिए। वो सामान आप किसी को यूज़ करने के लिए दें कि आपकी कम से कम किसी के यूज़ करने के काम आए। तो मुझे लगता है कि सवाल जो है, सवाल पे सवाल हो रहे हैं, लेकिन जवाब भी लाजवाब जवाब मिल रहे हैं। तो अब जो बात है वो कुंडली की करते हैं कि कुंडली कब कब दिखानी चाहिए। ओके, अपनी जी कुंडली दिखाने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम तय नहीं है। पहली बात जब प्रॉब्लम आए कुंडली डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ये डीएनए है सर, आपका जो आपकी लाइफ में चल रहा है सब कुंडली में मेंशन होता है। आप क्या सोच रहे हो ये भी कुंडली के अंदर मेंशन है। इस वक्त क्या सोच रहे हो वो भी कुंडली के अंदर मेंशन होता है। क्या चल रहा है वो भी आपकी लाइफ का सारा, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रेजेंट टाइम, गोचर, सब कुछ अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो आपकी लाइफ का एक निचोड़ निकलता है। कुंडली कभी भी आपको प्रॉब्लम आए दिखानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी बर्थडे आए उससे 1 महीना पहले कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, एटलीस्ट अमावस्या से पहले। जैसे सपोज करो अमावस्या किसी 15 तारीख को फॉल कर रही है, बर्थडे आपका 30 तारीख को है, तो उस अमावस्या से पहले, बर्थडे से पहले कुंडली दिखा दीजिए। बिकॉज कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो अमावस्या के टाइम पे करनी होती है, जस्ट बिफोर बर्थडे। तो बर्थडे से पहले, एक अमावस्या से पहले आप इसको, कुंडली को जरूर शेयर करें किसी के साथ, किसी को भी दिखाएं। ये नहीं कि मेरे पास ही आए, किसी को भी दिखाएं, जहां भी आप बैठे हैं वहां दिखाएं, वहां की रेमेडीज ले लिए। एक रेमेडी जो है वो आपने लेनी है बर्थडे वाले दिन की, क्योंकि हर इंसान के पर्टिकुलरली एक स्पेशल डे है जब आपका बर्थ हुआ। उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है प्लैनेट्स का, जिस टाइम पे आपको कुछ डोनेशंस करने होते हैं, कुछ चीज़ों का दान करना होता है, कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो उस टाइम पे कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके पास है, उसके बाद जाइए, उसको अपनी कुंडली दिखाइए, बर्थडे की रेमेडी लीजिए, और कुछ उपाय अगर हैं, कोई नेगेटिव इंपैक्ट देने वाले उपाय हैं, क्योंकि लाइफ जो है आपकी बर्थडे के बाद चेंज होती है, यहाँ तो वर्स होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, तो कुछ ना कुछ सामने निकल के आता है। कहते हैं ना कि बर्थडे आ रहा है तो उसके बाद आपको चेंज दिखेगा, वो वही चेंज है जो आपके बर्थडे के बाद आता है। सो कुंडली जब भी दिखानी हो बर्थडे से कम 1 महीना पहले दिखा के उसकी रेमेडीज ले लीजिए, और बर्थडे वाले दिन की रेमेडी ज़रूर लेनी चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो सारे सवाल हैं ये आपके सवाल हैं, जो जवाब हैं ये आपके लिए हैं। आप अक्सर पूछते हैं अपने कमेंट्स में, तो वही सवाल मैंने लिए हैं और उन्हीं का जवाब जो है वो सुनील जी दे रहे हैं। तो नेक्स्ट इज कि घोड़ों की फोटो कहाँ लगानी चाहिए। जी, बड़ा मैंने ना इसके बारे में बहुत सुना, और मैंने बड़ा इसके बारे में कभी बोला नहीं मैंने, बट मैंने इसके बारे में बहुत सुना सर। हमेशा ये क्वेश्चन उठ के आता है, जी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार उठ के आता है कि घोड़े हैं, घोड़े की फोटो कहाँ लगानी है। देखिए, जब बात आती है सूर्य की, जब बात आती है सन की, जब बात आती है लियो असेंडेंट की, तो बात होती है सूर्य की। किस सूर्य की? राइजिंग सूर्य की। सलाम किसको है? राइजिंग को। चढ़ते सूर्य को सलाम है, ढलते हुए सूर्य को कोई सलाम नहीं करता। हाँ, उसको देखने के लिए लोग जरूर जाते हैं समंदर के पास कि हाँ सूर्य सन सेट हो रहा है तो हम देखते हैं उसको, लेकिन राइजिंग सन को ही सल्यूट होता है। हम किसको प्रणाम करते हैं? हम राइजिंग सन को प्रणाम करते हैं। किसको नमस्कार किया जाता है? राइजिंग सन को किया जाता है। दंडवत किसको किया जाता है? राइजिंग सन को किया जाता है। किसको सल्यूट बचता है? जो ऊपर, सबसे ऊपर की कुर्सी पे बैठा होता है। कोई मंत्री आता है तो आप देखेंगे कि जहां जहां से मंत्री निकल रहा है वहां वहां सल्यूट बज रहे हैं, गवर्नमेंट सल्यूट मारती है। तो राइजिंग की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, घोड़ों की बात हो रही है। 7 घोड़े सूर्य के सवारी मानी गई है, तो रनिंग 7 घोड़े राइजिंग सन। 2 तरह की सीनरीज मैंने देखी है, मार्केट में आमतौर पर मिलती है। एक के पीछे मून होता है और सफ़ेद घोड़े सामने होते हैं, वो सीनरी नहीं लगानी। दूसरी सीनरी लगानी है तो आपको राइजिंग सन के 7 घोड़े, उनके पीछे सन राइज हो रहा हो या सन पूरा उस पर दिख रहा हो, आपको राइज हो चुका हो, वो लगाइए। कहाँ लगानी है? ईस्ट में लगाइए, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, बिकॉज ईस्ट जो है राइजिंग जो है पोर्शन है, सन वहाँ से राइज होता है। सर्दियों में सन का राइजिंग का टाइम थोड़ा सा टिल्ट है, और गर्मियों में टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि गर्मियों में देखेंगे आप 5 बजे 4:30 बजे जो है वो अंधेरा छटना शुरू हो जाता है, और सर्दियों में काफ़ी देर तक अंधेरा रहता है। सो स्लाइटली टाइम जोन के हिसाब से ये टाइम चेंज होता है। सो सन की घोड़ों वाली फ़ोटो
अगर आपको राइज चाहिए अपने प्रोफेशन पे, अपने शॉप पे, अपने ऑफिस में, राइजिंग सन को घोड़ों के साथ आप जो है टांगिए, ताकि आप इसको रोज आपको देखें। आप जिसको रोज देखते हैं वहां से आपको एनर्जी आती है, रोज आप इसको देखेंगे आपको वहां से एनर्जी आएगी। तो आप इसको जरूर लगाइए, नॉर्थ में लगाइए, सॉरी माफ कीजिए, ईस्ट में लगाइए और नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। तो सातवां और आखिरी सवाल ये है, अपनी लव लाइफ को सही रखने के लिए क्या करें? ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है सभी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए। लव लाइफ को रखने के लिए सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने प्रोमिसेस के ऊपर टिकना चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, आजकल सुबह प्यार होता है और शाम को ब्रेकअप हो जाता है। तो आजकल का रोज का ये जो यूथ है, ये यूथ में वो क्वालिटीज खत्म हो गई हैं जो पहले चलती थी। पहले सॉन्ग भी ऐसे चलते थे जिसमें प्यार लंबा चलता था, लंबा यानी कि शादी में कन्वर्ट होता था, आगे बच्चे होते थे, फैमिली होती थी, सब कुछ चलता था। आज हम इतनी जल्दी में हैं, हम इतनी तेजी में हैं और सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। सुबह फेसबुक पे प्यार हो रहा है, इंस्टा पे प्यार हो रहा है और उसके बाद डेट भी हो रही है, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो ब्रेकअप हो रहा है। सो ये चल रहा है। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो, वीनस बहुत अच्छा हो, या फिफ्थ लॉर्ड बहुत अच्छा हो, फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रांग हो, फिफ्थ लॉर्ड की किसी के साथ अफ्लिक्टेड ना हो, कोई भी फिफ्थ लॉर्ड हो। शुक्र तो है ही है, शुक्र तो कार का हो ही गया इस चीज का, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड हो तो आपको कभी भी प्यार नहीं होता, या हो भी जाता है तो धोखा मिलता है। केतु फिफ्थ हाउस में हो या फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंजक्ट हो तो ऐसे इंसान की लाइफ, खास करके लव लाइफ, बहुत बेकार होती है। 15 से 18 दिन या 20 दिन से ज्यादा लव नहीं चलता, खत्म हो जाता है। राहु हो तो प्यार ही बहुत होते हैं क्योंकि एक्सपेंशन, राहु लिमिटलेस है, लिमिट से बाहर लेके जाएगा, फैमिली कस्टम से बाहर लेके जाएगा। सो राहु के केस में बहुत सारे प्यार हो जाते हैं, वहां पे प्यार नहीं टिकता। हाँ, फिफ्थ लॉर्ड अच्छा हो, प्यार टिकता है। फिफ्थ लॉर्ड को ठीक करने के लिए फिफ्थ हाउस के रेमेडीज करनी चाहिए। अगर वही आपका, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, अगर छठा 6th हाउस आपके, 6 राशि आपके 5th हाउस में है तो आपको बुध की रेमेडी करनी चाहिए अपने लव लाइफ को ठीक करने के लिए। इसी तरह अगर सपोज कीजिए कर्क कहीं 4 नंबर आपके 5th हाउस में पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत इमोशनल होता है, अपने लव लाइफ को लेके, अपने अफेयर्स को लेके बहुत इमोशनल होता है, और ऐसे इंसान को लव में आमतौर पे धोखे मिलते हैं क्योंकि कर्क जो साइन है ये इमोशनल साइन है। इमोशनल, अगर आपका 5th लॉर्ड कहीं बैडली इफेक्ट हुआ तो इमोशनल सेटबैक बजेगा। 8th लॉर्ड अगर 5th में चला गया, टेक्निकली ये थोड़ा समझा रहा हूं लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। 8th लॉर्ड अगर 5th में चला जाए, ये इंसान के साथ शादी भी होती है, प्यार भी होता है, शादी भी होती है, और यही इंसान आखिर में रुला के जाने के लिए काफ़ी होता है, और ये जब इसका कार्मिक रेन खत्म होता है इंसान लाइफ से चला जाता है। सो लव लाइफ बैलेंस करने के लिए पहले तो किसी को कुंडली दिखाइए, दूसरा अपने 5th लॉर्ड को थोड़ा मजबूत कीजिए, बैलेंस कीजिए इसको। तो 7 के 7 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं, जवाब हम सबको मिल गए हैं। अब फटाफट रैंडम व्यूअर जो हैं, जो रैंडम जिनकी मेल निकली है, जो लकी व्यूअर हैं हमारे, वो हैं चांदनी बसु हैं, ये कोलकाता से हैं और ये कह रही हैं कि मेरी जो शादी है, मुझे अब शादी करनी है, मैं 42 की हो गई हूँ, लेट मैरिज है, तो क्या इस एज में शादी सही रहेगी? मेरी गुड लक रिपोर्ट भेज दीजिए, मैंने अपनी डिटेल्स भेज दी हैं आपको मेल पे, आप ये बता दीजिए। आई मस्ट से हियर कि एज इज जस्ट अ नंबर, एज सिर्फ नंबर है, कुछ नहीं है। लोग तो यहाँ पे 48 साल 50 साल वाले कहते हैं सर जीवन साथी नहीं मिल रहा। तो आज का ही सुबह का ही केस है, मेरे पास फ़ोन आ रहा था, मैंने पिक नहीं किया। मेरे कोई नोन है, उनकी शादी नहीं हो रखी हुई है, पहले वे एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं थे, अब वो उनको लगा कि कुछ है इसमें, तो उनकी एज मेरे ख्याल में आई थिंक 51 की 2 के आसपास है। तो ये कोई वो नहीं है कि आपको शादी करनी है नहीं करनी है, ये तो आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं आपका अगर डिनाई हुआ, अगर केतु कहीं से भी 7th हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा हुआ, या 7th लॉर्ड केतु के साथ अफ्लिक्टेड हुआ, या 7th घर कहीं किसी वजह से खराब हुआ, तो आपकी हो सकता है शादी ना हो। अगर क्योंकि केतु का एसोसिएशन होगा तो आइसोलेशन आ जाती है उस घर को लेके। अगर शनि एसोसिएट हुआ उस घर से तो शादी बहुत लेट होती है। लोग पूछते हैं सर कब होगी, कितनी लेट? ये लेट का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये लेट यही वाली है, 48 वाली भी है और 50 वाली भी है, ये इतनी लेट भी हो सकती है। सैटर्न इज अ कारका ऑफ डिलेज, डिनाई नहीं है लेकिन डिले है। केतु के केस में डिनाई है, लेकिन शनि के केस में इट्स नॉट डिनाई, इट्स डिले। तो क्यों शनि जो है वो उनके पास पीएचडी है डिले कराने की, हर चीज को डिले कराने की। आप नोट कीजिएगा, अपने पैटर्न, लाइफ पैटर्न देखिए, जहां पे 10 नंबर और 11 नंबर लिखा आपके हॉरोस्कोप के अंदर, कुंडली के अंदर, वहां पे आपकी वो चीजें स्लो डाउन है, और जहां पे शनि बैठा हो वो तो डेफिनेटली स्लो डाउन है ही है। तो इसलिए अगर कोई एसोसिएशन हुआ, बाकी मैं कुंडली देखूंगा डिटेल में क्या है, कुछ रेमेडीज हुई। अगर शनि का अगर केतु एसोसिएट हुआ तो सीधा ना लिख के भेजूंगा, अगर केतु एसोसिएट ना हुआ और शनि एसोसिएट हुआ तो फिर आपको रेमेडी लिख के भेजूंगा। तो
धन्यवाद सुनील जी ये पूरी जानकारी देने के लिए। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप प्यार दे रहे हैं, आप विश्वास दे रहे हैं, आप एस्ट्रो ओपीडी देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं और शिकायतें भी कर रहे हैं कि एपिसोड्स जो हैं वो बहुत रेगुलर नहीं आते। तो आपको बता दें कि बहुत रिसर्च है इसमें, गुड लक रिपोर्ट्स भी तैयार करनी होती हैं और आपके सामने जब आना है तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आना है। एकदम वो सवाल लेने हैं जिसके जवाब जो हैं ऐसे मिले कि आपको वो जवाब जो कहीं और ना मिले। तो ऐसे में अब अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।